इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक जहरीला वायरस फैलने की वजह से पूरी दुनिया के सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि ये इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। कुछ तो इतने चालाक हैं कि इंसानों से भी हटकर सोच सकते हैं, और कुछ ज़ॉम्बी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सूंघने की ताकत से ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस खतरे से घिरी हुई दुनिया में अब सिर्फ 2 ही इंसान जिंदा बचे हैं। क्या ये दोनों सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है कि तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। ये खबर उस लड़के की मुस्कुराहट छीन लेती है। टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है, जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। टीवी में बताया जाता है कि जो भी ये खबर सुन रहा है वो जल्दी से खुद के लिए कोई सेफ जगह देख ले। लड़का ये सब देख ही रहा होता है कि अचानक ऊपर के कमरे से अजीब तरह की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर लड़के के गले में सांसें अटक जाती हैं। लड़का धीरे धीरे ऊपर जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये उसकी बड़ी बहन का मजाक था। उसके बाद ये दोनों लड़के अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं और वहां जाकर ये देखते हैं कि उनकी माँ बहुत परेशान है। वो अपने हस्बैंड को फोन करके इस सिचुएशन के बारे में बताती है। उसका हस्बैंड जो एक पायलट है वो अपने बच्चों और वाइफ को बताता है कि हर तरफ ये वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए तुम सब घर पर मेरा इंतजार मत करो और जल्दी से किसी तरह करके इस शहर से दूर निकल जाओ। वो अपने बच्चों से कहता है कि परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तुम्हें एक सेफ जगह में ले जाएगी। वो अपने हाथ में पहना हुआ लकी ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है, जो कि ये ब्रेसलेट उसकी बेटी एबिगेल ने बनाया था। ये देखकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उनकी माँ जल्दी जल्दी से सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है। जैसे ही वो कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी उन बच्चों की माँ पर अटैक कर लेता है। डर के मारे एबिगेल जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई और माँ को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। वो ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। ये छोटी लड़की डर से कांप रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी माँ भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। लड़की की माँ अपनी बेटी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वो अपनी बेटी को मार पाती, ठीक उसी समय पर एक अंकल फरिश्ते की तरह आकर एबिगेल की माँ को मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए वो आदमी लड़की को कान बंद करने के लिए कहता है और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। अब इसके बाद 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान हो चुके हैं और अब तक सारे इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं और सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। वो छोटी लड़की एबिगेल जिसे अंकल ने बचाया था, अब वो बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर अब तक एबिगेल अंकल जैक की नजरों में पली बढ़ी और जैक ने उसे ट्रेन करके ज़ॉम्बी से लड़ना सिखा दिया है। उस दिन अगर उसकी लाइफ में जैक नहीं आता तो एबिगेल अब तक मर चुकी होती, इसलिए एबिगेल जैक को अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल को बहुत ही लोनली महसूस हो रहा होता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो लोगों के साथ मिलकर रह सके, लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। रात को जब वो दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे थे, तभी किसी की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वो धीरे से अपने कैंप से बाहर निकलकर देखता है कि तभी एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है और एबिगेल भी वहां पर पहुंच जाती है। इन दोनों को पिछले 10 सालों से जंगल में ज़ॉम्बीज का शिकार करते हुए इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था कि ज़ॉम्बी झुंड बनाकर एक साथ मिलकर रहते हैं। वह समझ जाते हैं कि आसपास और भी जरूर ज़ॉम्बीज होंगे, इसलिए वो जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से गिरी हुई दिखाई देती है, जहां एक नॉर्मल इंसान खुद को ज़ॉम्बी से बचा रहा था। अब वैसे भी दुनिया में इंसान बहुत ही कम बचे थे, इसलिए अब इन दोनों को हर हाल में उस आदमी को ज़ॉम्बी से बचाना था। जैक एबिगेल के निशाने का टेस्ट भी लेना चाहता था, इसीलिए वो एबिगेल से कहता है कि तुम इस आदमी को बचाओगी ताकि पता चले कि वह पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है या नहीं। जैक उसे कहता है कि सुकून से टारगेट को निशाने पर करो और फिर उसे शूट कर दो, लेकिन एबिगेल जल्दबाजी में गोली चला लेती है, जिससे वो गोली
ज़ॉम्बी के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। यह देखकर जैक एबिगेल पर काफी गुस्सा करता है, जिसके बाद वो दोनों इंसान के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि यह आदमी अब बच नहीं सकता, इसलिए जैक उसे खुद ही मार देता है ताकि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा हो तो वो दोबारा जिंदा न हो जाए और हमारे लिए खतरा न बने। उसके बाद वो दोनों उस मरे हुए आदमी की कार से जरूरत की सारी चीजें लेने लगते हैं। जैक मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है और जैसे ही वह उन जूतों को पहनता है तभी वहां मरे हुए आदमी के और साथी भी आ जाते हैं और बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। एक बंदा जब मरे हुए इंसान के जूतों को जैक के पैरों में देखता है तो उन्हें शक होने लगता है कि उन्होंने सामान लूटने के लिए उनके साथी को मारा है। जब ये लोग जैसे ही इन दोनों को मारने लगते हैं तभी एक प्रेग्नेंट लेडी कार से उतरती है और अपने साथियों से इन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है। तभी काला घोड़ा फिर से इन्हें वार्निंग देता है और अगले ही पल दूर जंगल से तेज आवाजें आने लगती हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बी तूफान की तरह चारों तरफ से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वो लोग इतने तेज रफ्तार से आते हैं कि उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हथियार निकालकर वहीं मुकाबला करते हैं। यहाँ सबके पास हथियार तो थे मगर ज़ॉम्बी की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए वो एक एक करके ग्रुप के बहुत से लोगों को काट लेते हैं। बचे हुए लोगों के पास छुपने की कोई जगह नहीं होती और जल्द ही यह बहुत ही कम लोग बच जाते हैं। एक मजबूत आदमी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है, इसलिए वह खुद को गोली मारना चाहता है लेकिन उसके बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो उनसे लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए एबिगेल प्रेग्नेंट लेडी को लेकर गाड़ी में बैठाती है। गाड़ी में प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड भी बैठा होता है और जैक गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। पूरे ग्रुप में अब ये सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, बाकी सब ही ज़ॉम्बीज के शिकार हो चुके थे। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर ये चारों ज़ॉम्बीज से जान छुड़ाकर गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में जैक पीछे बैठी लेडी से पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि यह बचे हुए लोग शिप टाउन नाम की जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर सेफली इंसान रहते हैं। वहाँ जरूरत की तमाम फैसिलिटीज हैं और हम सब वहाँ जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते थे। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ वह हमेशा से जाना चाहती थी। जिस पर जैक ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कॉलोनी वगैरह नहीं है, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसी कॉलोनी नहीं दिखाई दी। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस दौरान प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड बाहर निकलता है जिसका नाम डेविड है। वह उनसे कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन औजार न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती, इसीलिए यह लोग गाड़ी को यहीं पर छोड़कर पैदल सफर करने लगते हैं। कई किलोमीटर सफर करने के बाद वह लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी हैं लेकिन हर तरफ मौत की शांति छाई हुई है। ये लोग सबसे पहले इस जगह की अच्छी तरह से जांच भी करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता तो यह लोग रात यहाँ गुजारने का फैसला करते हैं। रात को वह लोग आग जलाकर खाना पकाते हैं। एबिगेल शिप टाउन नाम के उस जगह पर जाने के लिए बहुत बेताब थी। वह उस प्रेग्नेंट औरत से उस जगह के बारे में बातचीत करने लगती है। प्रेग्नेंट औरत उससे बताती है कि हमारा पहले से उस शिप टाउन में रहने वाले लोगों के साथ रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है। वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां हम आजादी से रह सकते हैं। ये बातें सुनकर एबिगेल की आंखों में चमक उठी। दूसरी तरफ जैक बाहर चारों ओर जाल बिछा देता है ताकि अगर वह लोग सो भी जाए तो खतरा करीब होने पर फौरन पता चले। जैक अंदर आकर एक मैप निकालता है और सबको समझाता है कि वो मेगन और डेविड को कुछ दूर तक पहुंचाएगा और उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन एबिगेल जैक के इस फैसले से खुश नहीं थी। वह जैक के पास जाकर उससे बहस करती है कि डेविड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उस जगह तक सेफली नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए हमें उनके साथ चलना चाहिए। जैक कहता है हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। देखो, जहां लोग ज्यादा होते हैं वहां पर खतरा भी ज्यादा होता है। लेकिन एबिगेल जैक के इस फैसले से नाराज होकर चली जाती है। हालांकि दोनों को ये नहीं पता होता कि वह काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को सूंघते हुए वहां तक पहुंच चुका है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठकर अपने बचपन की फोटोज देख रही होती है कि अचानक नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर आ गए हैं और सबको वार्निंग देने के लिए नीचे दौड़कर जाती है कि तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी भी उसके पीछे लग जाता है। एबिगेल खुद को बचाते हुए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और पीछा करने वाले ज़ॉम्बी को झटका देते हुए नीचे गिरा देती है। लेकिन इस चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वह भी नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी जैक ने वक्त पर आकर उसे बचा लिया। थोड़ी देर बाद काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उनका साथी कहां पर मरा है। लेकिन वह पहले से बिछाई गई जाल में फंस जाते हैं जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। जैक धमाके की आवाज सुनकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का झुंड उस जगह तक पहुंच गया है जहां हम कल रात ठहरे थे और ज़ॉम्बी अभी तक उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये लोग उस जगह को छोड़कर वहां से आगे निकल चुके थे। तभी रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है जहां पर मेरे फादर काम किया करते थे। शायद वहां कुछ हवाई जहाज बचे हों जिससे हम आसानी से शिप टाउन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैक कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए तो वह एक खुली
जगह है और अगर वहाँ ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो वहाँ हमारे पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा और मुश्किल है कि हमें वहाँ एरोप्लेन भी मिल जाए। लेकिन एबिगेल के बार बार कहने पर वह वहाँ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद ये लोग एयरपोर्ट आ गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था। जैक कहता है, देखा, मैंने कहा था यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं होगा। लेकिन जब वह लोग वहाँ पर एक छोटे से गराज में पहुंचते हैं तो गराज का दरवाजा खोलते ही लकीली वहाँ उन्हें एक छोटा एरोप्लेन मिल जाता है। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका शिप टाउन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया। लेकिन ये हवाई जहाज बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए मैकेनिक डेविड कहता है कि उसे ठीक करने की जरूरत है। ज्यादा नहीं, मैं उसे 10 से 15 मिनट के अंदर ठीक कर दूंगा। जब तक डेविड एरोप्लेन को ठीक करता तब तक जैक और एबिगेल एयरपोर्ट में कुछ काम की चीजें ढूंढने लग जाते हैं। तभी डेविड दूरबीन से देखता है कि दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं जो बहुत जल्द एरोप्लेन तक पहुंच जाएंगे। वह लोग दौड़ कर आते हैं और उन दोनों को वार्न करते हैं कि हमें जल्दी से एरोप्लेन को स्टार्ट करना होगा, नहीं तो ज़ॉम्बी यहाँ पहुंचकर हमें मार देंगे। एबिगेल जल्दी से पायलट की सीट पर बैठ जाती है, वहां पर मौजूद बुक्स को रीड करती है। उसके फादर पायलट थे, इसलिए उसने अपने फादर से एयरप्लेन को कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत जानकारी सीखी थी और जैक ज़ॉम्बीज को शूट करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एबिगेल जैसे तैसे करके एरोप्लेन को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी रनवे तक पहुंच जाते हैं। उनकी रफ्तार काफी तेज थी और उनमें से एक ज़ॉम्बी एरोप्लेन के दरवाजे तक पहुंच भी जाता है, लेकिन जैक उसे गोली मारकर एरोप्लेन को उसे छुड़ा लेता है और एबिगेल जहाज के कंट्रोल को समझ जाती है। इस तरह से ये लोग जहाज को टेक ऑफ कर लेते हैं। हवाई जहाज में बैठे सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो जल्द ही सीधे शिप टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर की मेहमान थी। जैसे ही ये लोग थोड़ा सा आगे गए तो अचानक जहाज के इंजन में से धुआं निकलने लगा क्योंकि ये जहाज पिछले 10 सालों से हवा में सफर नहीं कर पाया था, इसीलिए इसका इंजन ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन नीचे की तरफ जाने लगा। जैक समझदारी से काम लेते हुए एरोप्लेन का एक पेड़ में क्रैश लैंड करता है, जिससे उन्हें थोड़े बहुत चोट तो आ जाते हैं पर इनकी जान बच जाती है। प्लेन तो अब इस्तेमाल लायक नहीं बचा था, इसलिए अब उन्हें दोबारा फिर से पैदल सफर करना पड़ेगा। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद वो लोग एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। रात हो चुकी थी। ये लोग आसपास खतरा चेक करते हैं। जब उन्हें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं नजर आता तो ये लोग यहीं पर रात गुजारने का फैसला कर लेते हैं। वो लोग मैप पर अपना लोकेशन देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब ये लोग शिप टाउन से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं। यहाँ वो प्रेग्नेंट लेडी जैक के पास आती है और जैक का शुक्रिया अदा करती है। वो जैक से कहती है कि अगर तुम ना होते तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। ये सुनते हुए जैक को भी मैगन से हमदर्दी होने लगी। वो उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि आज से 10 साल पहले जब ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था तो उसे सबसे पहले अपनी पत्नी को जान से मारना पड़ा क्योंकि वो उसे काटने आ रही थी। इसीलिए तब से लेकर आज तक उसके अंदर का इंसान कहीं मर सा गया है। अब इस दुनिया में सिर्फ उसके पास एबिगेल ही है जिसे वो हर एक कीमत पर जिंदा रखेगा। और जैक मेगन से ये भी कहता है कि अब उसका इरादा बदल चुका है। मैं अब सबसे पहले तुम्हें शिप टाउन तक पहुंचाऊंगा, जिसे सुनकर मेगन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगन का हस्बैंड डेविड अपने सर पर गन रखकर खुद को मारने की कोशिश करता है। दरअसल उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन अभी तक डेविड ज़ॉम्बी नहीं बना था क्योंकि वो घाव बहुत ही छोटी है, इसीलिए उसके ज़ॉम्बी बनने की रफ्तार काफी स्लो चल रही है। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी मेगन को इस शिप टाउन तक पहुंचाकर खुद को उससे दूर कर लेगा। अगली सुबह ये चारों फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। तब रास्ते में जैक को डेविड की हरकतें कुछ अजीब लगने लगती हैं। जैक समझ गया कि ये इन्फेक्टेड है, इसीलिए वह उसे पकड़कर एक खाली जगह में ले जाता है जहां उसकी वाइफ और एबिगेल नजर नहीं आती। वो डेविड की पैंट को ऊपर करता है और उसे ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान नजर आ जाता है। अब जैक को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि डेविड जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है। जैक उससे कहता है कि बताओ तुम खुद से मरना पसंद करोगे या फिर मैं मारूं। डेविड कहता है मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो मैं खुद को ही मार दूंगा। इसीलिए वो डेविड को छोड़ देता है। चलते चलते रात हो जाती है और आगे उन्हें एक घर दिखाई देता है। जैक बंदूक तान कर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक तेज लाइट चमकती है और उन्हें स्पीकर के जरिए से कहा जाता है कि अपनी वेपन्स नीचे रख दो वरना गोलियों से छलनी कर दिया जाओगे। अब उन्हें पता चल जाता है कि अंदर कोई इंसान ही है। एबिगेल आगे बढ़ती है और कहती है कि हमारा यहाँ आने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें मदद चाहिए। तभी उस घर का मालिक बाहर आता है। वो कहता है कि तुम लोगों को यहाँ ढेर सारा खाना और रात गुजारने दिया जाएगा, मगर एक शर्त पर, तुम सबको अपनी बंदूकें बाहर ही छोड़नी होंगी। जब ये लोग अपने वेपन्स बाहर छोड़ देते हैं तो वो आदमी उन्हें घर के अंदर ले जाता है। ये आदमी सबको घर के अंदर वेलकम करते हुए बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन ऐसी जगहों पर मुझे रिसर्च करने में आसानी होती है। यहाँ वो इन सबको बहुत अच्छा खाना देता है जिसे वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने काफी लंबे अरसे से नहीं खाया था। वो लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। खाना खाने के बाद वो साइंटिस्ट इन लोगों के लिए ड्रिंक्स भी लाता है। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि इतने दिनों बाद सबको आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट की बातें सुनते हुए उन्हें कुछ अजीब लगता है। साइंटिस्ट कहता
कहता है कि देखो ये जो वायरस फैला है वैसे तो ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन दूसरी तरफ इससे इंसान अपग्रेड भी हुए हैं, जैसे कि कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और जो ताकतवर होगा वो जॉम्बी बनकर जिंदा रहेगा। वो कहता है कि जॉम्बी सिर्फ खाने के लिए जीते हैं ना कि तरक्की के लिए, इसलिए जॉम्बीज को दुनिया पर राज करना चाहिए। ये सुनकर उन चारों को बहुत ही अजीब लगने लगता है। तभी डेविड को अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगती है और वो बाथरूम में जाता है। बाथरूम जाकर वो शीशे में देखता है कि उसके बॉडी में वायरस पूरी तरह से फैल चुका होता है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक और बाकी लोग बेहोश पड़े हैं। दरअसल साइंटिस्ट ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ये देखकर डेविड साइंटिस्ट पर हमला करने लगता है कि तभी साइंटिस्ट अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिवाइस का बटन दबा देता है। डेविड को अचानक बहुत कमजोरी महसूस होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट कहता है कि इस डिवाइस को मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया है, जिससे मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ और इस डिवाइस की मदद से जॉम्बी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिससे वो जॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था, यानी कि अब वो पूरी दुनिया का राजा बनकर सबको अपने इशारों पर नचवाएगा। उसके बाद डेविड बेहोश हो जाता है और जब डेविड को दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि उसे और उसके साथियों को बांध दिया गया है और अब साइंटिस्ट उन चारों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये सब करने के बाद साइंटिस्ट कहता है कि क्या तुम लोग मेरी वाइफ से मिलना चाहोगे। उसके बाद हम साइंटिस्ट की वाइफ को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी थी और साइंटिस्ट ने उसे पिंजरे में बंद कर रखा था और वो इंसानों को पकड़कर उसे खिलाता था। ये डिवाइस भी साइंटिस्ट ने अपनी बीवी पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई थी। साइंटिस्ट जब पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी वाइफ सबसे पहले उसी पर अटैक करने लगती है, लेकिन साइंटिस्ट उसे कंट्रोल करके उन चारों की तरफ भेज देता है। वो जैक पर हमला कर देती है लेकिन वो उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है, लेकिन तभी डेविड वायरस की ताकत से रस्सी तोड़ देता है और अपने बाकी साथियों को भी छुड़ा देता है। घर का मालिक खतरा भांप कर तुरंत भाग जाता है। उसके बाद वो चारों भी अपना सामान लेकर जल्दी से बाहर निकल आते हैं। लकीली बाहर उन्हें साइंटिस्ट की गाड़ी मिलती है और ये चारों उसी में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मानने वाला था। वो अपने डिवाइस के जरिए जॉम्बी के झुंड को कंट्रोल करके उनका पीछा करवाता है। जैक गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर जॉम्बीज को काफी पीछे छोड़ देता है, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। अब उनके पास पैदल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। थोड़ा सा आगे पैदल चलने के बाद जॉम्बी दोबारा उन तक पहुंच जाते हैं। डेविड जान जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो कुछ ही देर बाद जॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो उन लोगों से आगे बढ़ने को कहता है और खुद पीछे रहकर जॉम्बी को रोकने का फैसला करता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे जाने नहीं देना चाहती थी, जिस पर डेविड कहता है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा और ये सब मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद डेविड जॉम्बी से लड़ पड़ा और बड़ी बहादुरी से उनका सामना करने लगा। काफी देर तक वो जॉम्बी उसको रोक लेता है और उसके साथ ही जॉम्बी से काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन तभी एक जॉम्बी आकर डेविड को मार देता है। जैक मेगन को गोद में लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और फाइनली ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इंसानों की बस्ती थी। एबिगेल मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे जॉम्बी थे। ऊपर टावर पर बैठे दो पहरेदारों ने उन्हें देख लिया और वो अब स्नाइपर से जॉम्बीज को शूट करके उन्हें कवर देने लगे। जल्द ही उन लोगों के लिए एक बोट भी भेजी जाती है और ये तीनों उस बोट में बैठकर शिप टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। काले चेहरे वाला जॉम्बी अपने साथियों को आगे बढ़ने से रोकता है क्योंकि आगे पानी का रास्ता है और वो उसे पार नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ मेगन की डिलीवरी होने वाली थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। अच्छी बात यह है कि यहाँ डॉक्टर और हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी मौजूद थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि इस जगह को कई बड़े जहाजों से जोड़कर एक टाउन बनाया गया है जिसके चारों तरफ पानी है। जैक एबिगेल से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एबिगेल ने यहीं रहने का फैसला कर लिया है। उसे लोगों के बीच रहने में बहुत मजा आ रहा है। इसी बात पर दोनों में बहुत झगड़ा होता है। तभी एक डॉक्टर आती है और बताती है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वो शायद ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। ये सुनकर जैक का मन उदास हो जाता है। वह जल्दी से हॉस्पिटल के कमरे में जाता है। मेगन बहुत कमजोर हो चुकी है और वह अपनी बेटी को जैक के हवाले करना चाहती है और वह चाहती है कि वह भी एबिगेल की तरह बड़ी हो। जैक को अपनी मरी हुई वाइफ की याद आती है और मेगन की बेटी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एबिगेल एक हैंडसम लड़के के साथ एंजॉय कर रही होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर शराब पी सकते हैं और खूबसूरत संगीत पर जमकर नाच गा सकते हैं, इसलिए उसका यहीं रुकने का इरादा और भी पक्का हो जाता है। थोड़ी देर बाद एबिगेल उस हैंडसम लड़के को चुपके से एक कैबिन में जाते हुए देख लेती है। उसे देखकर वह भी अंदर चली जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि ये कैबिन पूरी तरह से तारों और बमों से भरा हुआ है। वहां एक वायरलेस स्विच भी लटका हुआ होता है। जैसे ही वह उस स्विच को टच करती है तभी वह लड़का भाग कर आता है और बताता है कि उन्होंने शिप टाउन के नीचे बम लगाए हैं। अगर कभी ये जगह खतरे में पड़ती है तो लोग उस रास्ते से भाग जाएंगे और बाहर से इस जगह को उड़ा देंगे। लेकिन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वह साइंटिस्ट गुस्से में वहां तक भी पहुंच जाता है। वह देखता है कि इन लोगों ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है जिनके सहारे वह इस दुनिया पर राज करना चाहता है। वह अपने कंट्रोल डिवाइस के जरिए उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा को अपने कंट्रोल में कर लेता है। साइंटिस्ट की मदद मिलने के बाद शिप टाउन के नीचे का पानी अब उन्हें नहीं बचा सकता था। बहुत सारे ज़ॉम्बी पानी के नीचे से उन शिप्स पर पहुंच
जाते हैं और लोगों पर अचानक अटैक कर लेते हैं, जिनमें से बहुत से लोग मारे जाते हैं। लोगों के बीच हलचल मच जाती है। इधर जैक को भी इस बात का पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर लिया है। जैक को एबिगेल की चिंता होने लगती है और वह उसे ढूंढने लग जाता है। वह ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार वह एबिगेल को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ सन की साइंटिस्ट भी शिप पर पहुंच जाता है और एबिगेल को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर जैक गुस्से में आकर साइंटिस्ट की तरफ दौड़ने लगता है कि तभी एक ज़ॉम्बी बीच में आकर उसे धक्का देकर नीचे टैंक में फेंक देता है और वहां वह साइंटिस्ट भी पहुंच जाता है और जैक से बदला लेना चाहता है। वह जैक को लात मारकर गिरा देता है, लेकिन जैक को पता था कि साइंटिस्ट से लड़ना फुदूल है, इसीलिए वह साइंटिस्ट पर हमला करके उसके हाथ में लगे डिवाइस को दीवार से मारकर तोड़ देता है। अब साइंटिस्ट के पास ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने की पावर नहीं रही, जिसके बाद बूढ़ा साइंटिस्ट जल्द ही ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। अच्छी बात यह थी कि इस कैंप में पहले से ही भागने का रास्ता बना हुआ था। बहुत सारे बचे हुए लोग सुरंग के रास्ते नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। जब वह बम चालू करने वाले होते हैं तो वह हैंडसम लड़का बटन नहीं दबाता, क्योंकि एबिगेल अभी भी शिप पर है। अब जैक और एबिगेल बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी राजा एबिगेल को पकड़ लेता है। तभी जैक तेजी से उस ज़ॉम्बी को लकड़ी से सर पर मार देता है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। अचानक एबिगेल की नजर गलती से उस ज़ॉम्बी राजा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट पर पड़ती है। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में अपने हाथों से अपने पिता के लिए बनाया था। वह समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बी उसके पिता हैं, लेकिन अब वह इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुका था। यहाँ पर जैक उसे हाथ से पकड़कर जबरदस्ती खींचकर भागने को कहता है। वह हैंडसम लड़का दोनों को भागते हुए देखकर तुरंत वायरलेस रिमोट का बटन दबा देता है और पूरा शिप टाउन राख में बदल जाता है। हालांकि इन सब की लड़ाई भी खत्म नहीं हुई थी। कैंप का सरदार अपनी गर्दन पकड़कर आता है, क्योंकि लड़ाई में उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वायरस के फैलने से पहले ही काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि ज़ॉम्बी राजा भी धमाके में बच गया था। जैक तुरंत दौड़कर उस ज़ॉम्बी राजा से लड़ने लग जाता है, लेकिन जैक ज़ॉम्बी राजा के सामने कमजोर पड़ रहा था। इसीलिए एबिगेल जमीन से बंदूक उठाती है और ये जानते हुए भी कि सामने खड़ा ज़ॉम्बी राजा उसका पिता है, लेकिन वह उसे पालने पोसने वाले जैक को मार रहा था। इसलिए एबिगेल बिना सोचे समझे उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा को गोली मार देती है, क्योंकि अगर वह उसे गोली नहीं मारती तो वो ज़ॉम्बी राजा वहां पर मौजूद सब लोगों को मार देता। उसके बाद जैक और एबिगेल गले लगते हैं और अब जैक, एबिगेल और बचे हुए लोग दूर समुद्र में एक सुनसान द्वीप की तरफ देखते हैं और वहीं एक नई इंसानी बस्ती बसाने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।